हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए खेलें। प्रश्न 1, जोड़ीदार खोजें। निम्नलिखित शब्दों में से जिन शब्दों में परस्पर कोई संबंध है उन्हें तीर द्वारा दर्शाएं। तो चलिए देखते हैं किन शब्दों में परस्पर संबंध है दो में। सबसे पहले है पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है? कांच। तो हम इसे इस प्रकार एक रेखा खींचकर और तीर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या होती हैं? बोतल। तो ये हम प्लास्टिक और बोतल को मिला देते हैं। इसके बाद है ठोस। ठोस क्या होता है? यहाँ पे है लोहा, लकड़ी, तांबा और हमारे पास चमकदार और अपारदर्शी भी है। देखिए बच्चों, लोहा तांबा दोनों ठोस है, लकड़ी भी ठोस है, लेकिन हमें अपने इन दो शब्दों पे भी ध्यान देना है। चमकदार, अब लोहा तो चमकदार होता नहीं है, और एक अपारदर्शी, तो तांबा चमकदार होता है और लकड़ी अपारदर्शी। तो ठोस लोहा हुआ, लकड़ी अपारदर्शी, चमकदार तांबा। तो इस प्रकार हमने ये सभी जोड़ियां बना दी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पे। शब्द जाल खेलें। अध्याय में से अग्रलिखित शब्द जैसे चमकदार, चमकहीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन और पारभासी लिए गए हैं। ये है ग्रिड। कुल मिलाकर 9 खाने हैं इनमें। ऊपर दी गई सूची में से किन्हीं 9 शब्दों का चयन ग्रिड पर लिखें। बच्चों, इसमें आपको ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 9 का चयन इनमें करना है। सहायतार्थ या तो प्रत्येक शब्द की परिभाषा पढ़ता है या कोई भी शब्द सूची में से पढ़ता है। यदि वह शब्द ग्रिड में है तो शिक्षार्थी को उसे चिन्हित करना होगा। तो इसमें ये होता है बच्चों, आपको इसमें ये एक खेल है जिसमें कि आप में मान लीजिए कक्षा में 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उसमें सभी इनमें एक-एक शब्द ऊपर दिए हुए में से लिख लेंगे। उसके पश्चात सहायतार्थ मतलब या तो अध्यापिका या तो कोई क्लास का मॉनिटर हो या कोई भी बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, वो इनमें से कोई भी एक शब्द बोलेगा। यदि आपके इन ग्रिड में वो शब्द है, तो आप उसे चिन्हित करेंगे। जैसे कि चमकदार आपने लिखा हुआ है यहाँ पे और बच्चे ने चमकदार बोला, तो आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। इस प्रकार टिक लगा सकते हैं या आप गोला कर सकते हैं। उसके पश्चात जो भी सबसे पहले सभी 9 शब्दों को सही रूप से चिन्हित करता है, मतलब अगर मान लीजिए बोले गए शब्दों में कभी द्रव्यमान बोला, कभी अघुलनशील बोला और आपके सभी शब्द, जिस बच्चे के सभी शब्द सबसे पहले चिन्हित हो गए, वह खड़ा होके बोलेगा जय हो। वो चिल्लाएगा जय हो। सभी शब्दों को सही ढंग से चिन्हित करने वाला विजेता होगा। तो जिसने भी इसको चिन्हित कर लिया, वो विजेता होगा। तो बच्चों, यह एक प्रकार का खेल है। इसे आप अपनी कक्षा में या अपने मित्रों के साथ अवश्य खेलें। प्रश्न 3, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनमें आर-पार देखा जा सके। उत्तर, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, अंदर रखी वस्तुएं आसानी से देखी जा सकती हैं। नंबर 2, यह जानना सरल हो जाता है कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपलब्ध है। नंबर 3, बिना ढक्कन खोले जरूरत की वस्तु को तुरंत पहचाना जा सकता है। नंबर 4, समय की बचत होती है। नंबर 5, उपयोगी और सुविधाजनक होता है। प्रश्न 4, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखना है। बच्चों, इन कथनों में सही गलत बताना है और यदि गलत हो तो उसको सही करके लिखना है। क, लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पारभासी क्या होता है? जिसमें आर पार
स्पष्ट देखा नहीं जा सकता, किंतु वहां रोशनी इत्यादि आर पार जा सकती है। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। गलत, क्योंकि लकड़ी अपारदर्शी है और कांच पारदर्शी है। चलिए ख देखते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। बिल्कुल सही, एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है और रबड़ में नहीं। अगला ग, चीनी जल में घुल जाती है। बिल्कुल, चीनी जल में जरूर घुलती है, जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। ये कथन पूर्णतया गलत है। क्यों? क्योंकि सेब एक द्रव्य है, ये बात सही है, लेकिन वह कोई स्थान नहीं घेरता, ये गलत है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि वह स्थान घेरता है, क्योंकि सभी द्रव्य स्थान घेरते हैं और उनमें अपना द्रव्यमान भी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 5, हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं? क, कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पे मुड़ती या हिलती नहीं है। तो देखिए कौन सी सामग्री पूरा करती है। हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उठाने में आसान होता है। ग, सर्दियों में बैठने पे अधिक ठंड महसूस नहीं होती। घ, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। चलिए अब उत्तर देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां वांछनीय गुणों को पूरा करती हैं। का, कठोरता, कठोर क्या होती है? लकड़ी, लोहा, सीमेंट, पत्थर। ये सामग्रियां मजबूत और टिकाऊ होती हैं, जो लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। ख, हल्का भार, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, ये सामग्रियां हल्की होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होती हैं। ग, सर्दियों में ठंड महसूस नहीं होती। लकड़ी, बांस, ये सामग्रियां सर्दियों में अधिक ठंड महसूस नहीं होती इनमें। घ, साफ करने में आसान और नई जैसी दिखने वाली, तो इसमें है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा। इन सामग्रियों को नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती हैं। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। आपको क, खाद्य अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट जो खाने पीने के सामान से जो बचा कुचा रहता है या खराब भोजन अपशिष्ट होता है वो। ख, टूटा हुआ कांच। ग, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, खाद्य अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों के पात्र की आवश्यकता होगी। क, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक या धातु के पात्र, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है और आसानी से साफ किया जा सकता है। धातु मजबूत और टिकाऊ होती है, गंध को रोकने में भी सहायक है। अब इसके गुण क्या होते हैं? इसके गुणों में है आसानी से साफ हो सकती है, जलरोधक है और गंधरोधक है। ख, टूटा हुआ कांच, धातु या मजबूत प्लास्टिक का पात्र, क्योंकि यह कांच के टुकड़ों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। बच्चों, टूटा हुआ कांच यदि हम कहीं फेंकते हैं तो किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो कूड़ा साफ करते हैं या जो पशु पक्षी कूड़े के पास आते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए टूटे हुए कांच को किसी धातु में या मजबूत प्लास्टिक के अंदर ही लपेटकर हमें फेंकना चाहिए। इससे ये उसके अंदर सुरक्षित रहेगा। इसके गुण, मजबूत होता है, कठोर, टूटने से बचाव करने वाला। ग, रद्दी कागज, प्लास्टिक या कागज के पात्र, क्योंकि प्लास्टिक लंबे समय तक टिकाऊ है और कागज पर्यावरण के अनुकूल है। तो बच्चों रद्दी कागज के लिए तो कोई प्लास्टिक या कागज के पात्र की आवश्यकता हो सकती है। अब इसके गुण क्या हैं? गुण में हल्का है, ये टिकाऊ है, दोबारा प्रयोग करने योग्य। अब देखिए प्लास्टिक है, रद्दी फेंकने के बाद आपको जो है या रद्दी किसी को बेचने के बाद प्लास्टिक को दोबारा यूज कर सकते हैं। कागज भी अगर मजबूत है तो दोबारा यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, अन्यथा इसे दोबारा नवीनीकरण के लिए भी दिया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 7 पर। हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन ये हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। यह वही, यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं।
तो बच्चों हम मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ वायु है और आ, आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो आप उसे देख सकते हैं। किंतु यदि बीच में दरवाजा हो तो आप उसको दरवाजे के पार नहीं देख पाएंगे यदि वह दरवाजा लकड़ी का है तो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु डैश है और लकड़ी का दरवाजा डैश है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो हमें पता है कि वायु क्या है, पारदर्शी। तो देखिए कहाँ में लिखा है पारदर्शी, और लकड़ी का दरवाजा क्या है, अपारदर्शी, क्योंकि यहाँ लकड़ी कहा गया है, लकड़ी का दरवाजा। तो लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी होता है। यदि कांच का दरवाजा होता तो पारदर्शी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा सही चयन, क, कि क्योंकि वायु पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी है। ये सबसे उपयुक्त विकल्प है। चलिए प्रश्न 8 पे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है, यानी वो नहीं घुलती। सामग्री क और ख क्या हो सकती हैं? क्या आप पहचान सकते हैं सामग्री क कठोर है या नरम? ख सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। उत्तर, सामग्री क यह एक कठोर और जल में घुलनशील पदार्थ है, जैसा कि हमें बताया गया है, जो कि चीनी या नमक हो सकती है, जो ठोस कठोर होती है और जल में आसानी से घुल जाती है। अब सामग्री खा देखते हैं। यह एक नरम और जल में अघुलनशील पदार्थ है, यानी जल में नहीं घुल रही है, जो कि रबड़ या मिट्टी हो सकती है, जो नरम होती है और जल में भी नहीं घुलती। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 9 पे, क, मैं कौन हूं, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। मैं चमकदार हूं, मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं, आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। तो ये सारे गुण दिए गए हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर आपको इस वस्तु को, इस चीज को पहचानना है कि ये कौन है। इसके साथ ही एक और प्रश्न है इसमें, ख, आप स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाएं। तो इसमें आपको मैं कौन हूं पहेली बनानी है। तो चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर में है, मैं नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl हूं क्योंकि मेरे गुण निम्नलिखित हैं। बच्चों ये वस्तु नमक है। मेरे क्रिस्टल की सतह चमकदार होती है। आप अगर नमक को ध्यान से देखें, खड़े नमक या पिसे को भी, तो इसके जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो चमकदार होते हैं। मेरे क्रिस्टल ठोस होते हैं लेकिन उन्हें पीसकर पाउडर में बदल सकते हैं, अतः मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बच्चों संपीड़ित होता है कि किसी भी बड़ी चीज को उसको परिवर्तित किया जाए उसके आकार को। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास नमक के टुकड़े हैं तो आप उसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं, यानी उसे संपीड़ित कर सकते हैं। तो यानी जो इसके क्रिस्टल जो होते हैं ठोस होते हैं और इसे पीस कर संपीड़ित किया जा सकता है। और इसके साथ ही नमक कठोर भी है, ये कह रहा है मैं कठोर हूँ और जल में आसानी से घुल जाता हूँ। तो नमक कठोर भी होता है और इसे अगर पानी में घोला जाता है तो आसानी से घुल जाता है। मैं अपारदर्शी हूँ, नमक देखिए अपारदर्शी है, आप मेरे आर पार नहीं देख सकते, उसके आर पार आप देख नहीं सकते। मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो नमक में द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं। जब आप नमक को किसी स्थान पे रखें तो वो जगह घेरता है और उसमें एक अपना भार भी होता है, उसका अपना द्रव्यमान होता है। किंतु जब वह जल में घुल जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और उसका द्रव्यमान और आयतन भी रहता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने आधे गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाला है तो नमक का भार नहीं आएगा। बिल्कुल नमक का भार आएगा लेकिन वो पारदर्शी हो जाएगा। चलिए अब हम ख वाला करते हैं पहेली। मैं कौन हूं, ये औ की मात्रा है, मैं कौन हूं। मैं ठोस हूं, मुझ में द्रव्यमान है और आयतन लिए हूं, मैं जल में घुलनशील हूं, पारदर्शी हूं,
आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, कर सकते हो, बताओ मैं कौन हूँ। तो बच्चों इसका उत्तर आपको ढूंढना है। आपके उत्तर के लिए बता दें कि ये चीनी है, जो कि ठोस है, उसमें अपना द्रव्यमान आयतन है, जल में घुलनशील है, पारदर्शी है, आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से और भी कोई पहेली भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं: सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक दूसरे में अघुलनशील हो। देखिए, अब यहाँ देखिए घुलनशील में देखिए जल है। अब जल में क्या क्या घुल सकता है? जल में सिरका घुल सकता है, जल में सिरका घुल सकता है, और जल में शहद, ग्लूकोज घोल सकते हैं हम। अब इसके अलावा यहाँ देखिए अब जल में क्या नहीं घुल सकता है? गेहूं का आटा नहीं घुलता है, इसकी एक लपसी सी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है। और सरसों का तेल नहीं घुल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे दो जोड़े बनाए हैं। तो ये देखिए घुलनशील जोड़े हैं, ग्लूकोज और जल। ग्लूकोज जल में आसानी से घुल जाता है। इसके साथ ही सिरका और जल, सिरका भी जल में आसानी से घुल जाता है। अब अघुलनशील जोड़े देखते हैं, सरसों का तेल और जल। सरसों का तेल जल में नहीं घुलता, ये जल के ऊपर एक परत बना देता है। अब देखिए गेहूं का आटा और जल, गेहूं का आटा भी जल में नहीं घुलता, इसका क्या बन जाता है? पेस्ट। तो बच्चों इसके साथ ही हमने अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री से संबंधित प्रश्न उत्तर हल किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।